सर रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, आप कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी सर। गुड। चलिए, आज का जो टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, चूंकि टाइम की शॉर्टेज है तो हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में जो रिवीजन क्लास होगी, कुछ डाउट्स होंगे तो मतलब एडिशनल जो क्वेश्चन मैंने कराने होंगे वो लास्ट में देख लेंगे हम लोग। आई होप के लास्ट क्लास में आप लोगों को टेबल जरूर देखनी आ गई होगी, A1, A2, A3, A4। टेबल क्लियर थी सभी को लास्ट क्लास में? आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके। तो चलिए, आज जो है ना टेबल आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। आज टेबल की हेल्प से ही कुछ क्वेश्चंस हम निकालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैपिटल बजटिंग। इसमें दो क्राइटेरिया हम रखेंगे आज। एक रखेंगे प्रॉफिट क्राइटेरिया और दूसरा रखेंगे डिस्काउंटेड। ठीक है, इसको प्रॉफिट क्राइटेरिया जो है इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, और ये जो है आपकी मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये दो मेथड आप यूज करेंगे आज। आज जो है दोनों मेथड में हम देखेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है हमारे लिए। हालांकि मैं पहले ही बता देता हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा जो होती है ना, वो मतलब आप ये मान के चलो, जब है ही वो ट्रेडिशनल तो कुछ ना कुछ कमियां होंगी, तभी मॉडर्न अप्रोच आई होगी हमारी, है ना। तो इसीलिए हालांकि मैं दोनों ही मेथड बताऊंगा, बट प्रॉफिट क्राइटेरिया जो है इसमें जो क्वेश्चन आता है उसके बड़े कम चांसेस है, मतलब जो आज मैं कराऊंगा, लेकिन चांसेस बड़े कम है, बट फिर भी हमें कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम दो मेथड, इसके अंदर हम देखेंगे। जब सबसे पहले जो क्राइटेरिया है ट्रेडिशनल अप्रोच का, इसमें आपका फर्स्ट मेथड में आपको कराऊंगा ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, दूसरा जो है हम करेंगे यहाँ पर पे बैक मेथड। ठीक है, इसी पे बैक को अगर हम डिस्काउंटेड वे से करेंगे तो यहाँ मॉडर्न अप्रोच में ले लेंगे हम इसको। तो ये पे बैक यहां भी कर सकते हैं हम, पे बैक मेथड डिस्काउंटेड से। डिस्काउंटेड मतलब टेबल की हेल्प लेनी है आपने। ठीक है, दूसरा जो मेथड है हमारा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, वो है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स आपको होने वाले हैं उसकी वैल्यू आज के दिन क्या होगी। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। कई बार होता है ना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई अगर आपको 10 साल के बाद कहे कि 10 लाख रुपए दूं, और कोई कहे कि यानी कि आज ही मैं आपको 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए दूं, तो कौन सा बेस्ट है। तो आप टेबल की हेल्प से देख सकते हो। तो उसमें आपको ये चेक करना होता है इन्फ्लेशन की रेट क्या रही है। अगर इन्फ्लेशन की रेट ज्यादा रहेगी तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो पैसा इसको इन्वेस्ट भी तो कर सकते हो, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन है तो इन्वेस्टमेंट की रेट भी रहेगी ज्यादा। तो उस हिसाब से क्या करेंगे आप लोग, NPV मेथड को यूज कर सकते हैं और टेबल की हेल्प से वो वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में ये क्वेश्चन कराऊंगा, तब देख लेना। अगर मान लीजिए एनपीवी में एक ही प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो प्रोजेक्ट या तीन प्रोजेक्ट आपके सामने होंगे। अब आपने करना क्या है, तीन प्रोजेक्ट होंगे तो उनमें से कौन सा बेस्ट है ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि ए बेस्ट है या बी बेस्ट है या सी बेस्ट है। तो तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना जब मुश्किल हो जाता है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम एक और मेथड हम हेल्प लेंगे इसकी, ये है PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और लास्ट में जो है वो है हमारा IRR। तो आज कोशिश करेंगे कि हमारे कम से कम दो ये मेथड हो जाए, और दो या तीन मेथड ये हो जाए। IRR हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो दो क्लास से ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते हैं, टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है। तो इसीलिए आज जो है हम क्वेश्चन में जो करेंगे वो ये दो करेंगे। तो फटाफट से हम पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट क्राइटेरिया मेथड को। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ लिख रहा हूं वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अंदर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट आपको पता होनी चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर कंप्लीट फॉर्मूला लिख देंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का यहां पर हमारे पास पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज
एनुअल अर्निंग लेना है आपने आफ्टर टैक्स। हमेशा टैक्स घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे वो एवरेज प्रॉफिट आपने यहां लेने हैं, और डिवाइड बाय करेंगे इसको हम एवरेज इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट के केसेस में है ना, कुछ कुछ फॉर्मूले, मतलब कुछ राइटर कुछ और लेते हैं, कुछ राइटर कुछ लेते हैं, तो मैं एक फॉर्मूला कराऊंगा, तो जनरली वो जो है सुटेबल है, आप उसी को अडॉप्ट करें, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसी से करने की कोशिश करें। ठीक है, इनटू में 100। अब ये जो एवरेज, दो चीजें अब आपको चाहिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए। सबसे पहला क्या चाहिए आपको, एवरेज एनुअल अर्निंग, प्रॉफिट चाहिए आपको आफ्टर टैक्स। अर्निंग जो है ना, ये अर्निंग का मतलब यहाँ प्रॉफिट हो गया हमारा, आफ्टर टैक्स चाहिए आपको। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू टोटल अर्निंग आपने लेनी है जितनी भी क्वेश्चन में गिवन हो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और डिवाइड करना है बेटे इसको आपने नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आपकी एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। तो फिर से ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट आपको चाहिए ये आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों को घटाने के बाद होनी चाहिए आपके। ठीक है, तो ये जो आ जाएंगे ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे, इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो चाहिए ना वो यही रखना, क्योंकि अलग अलग राइटर में अलग अलग फॉर्मूले लिख देते हैं, बट जो कॉमन सा फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, जिसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, किसी बुक में हो सकता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखा हो, किसी में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लिखा हो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आप यहाँ ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा पॉपुलर है। प्लस इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, सेल्वेज वैल्यू ऐड करेंगे, स्क्रैप वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं, और अपॉन में करेंगे इसको 2। और अगर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया है वर्किंग कैपिटल, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल WC लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आप ये इसको ऐड कर देंगे। तो जो ये वैल्यू आएगी आपने इसको एवरेज इन्वेस्टमेंट को यहाँ पुट कर देना है, और इनटू कर देंगे 100, तो आपका एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सभी को क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। ओके गुड। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमारे पास, अब सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट लेंगे, सबसे पहले ईयर होगा क्वेश्चन में। ठीक है, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा, पूरी लैंग्वेज के साथ लिखा होगा, बट मैं यहाँ पे फटाफट से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने होते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 साल के प्रॉफिट में यहाँ ले लेता हूँ। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लूंगा मैं, जान दो उसके प्रॉफिट। मान लीजिए पहले साल का 1 लाख है, दूसरे साल का 2 लाख है, तीसरे साल का 250 ले लेते हैं, फिर 350 ले लेते हैं, और मान लीजिए फिर 250 ले लेते हैं। ठीक है, अलग अलग मैंने 5 साल के प्रॉफिटों को ले लिया है। ओके, जो डेप्रिसिएशन रहेगा हमारा वो ले लेते हैं यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिख लेता हूं पहले। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है हमारी, वो है मान लीजिए 5 लाख रुपीस। और स्क्रैप वैल्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, कभी कभी आ जाए तो आप उस केस में क्या करेंगे, तो स्क्रैप वैल्यू जो है हमारी वो कितनी रहेगी, स्क्रैप वैल्यू वो है मान लीजिए 1 लाख रुपए। ओके, और इसकी यूजफुल लाइफ लिख देता हूं, यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट ये है 5 ईयर। जब क्वेश्चन में ध्यान रखना ईयर दिया हो ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, SLM मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, SLM का मतलब होता है कि जैसे ये मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर 5 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट है, 5 साल के बाद उसको वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो आपका जो डैमेज वैल्यू बचेगी या स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू जो बचेगी वो 1 लाख रुपए। इट मीन्स के 5 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें से 1 लाख तो रिटर्न मिल जाएगा आपको, और जो बाकी बचा हुआ 4 लाख है वो आपका खत्म हो गया। कितने साल में खत्म हो गया आपका, 5 साल में। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 80,000 जो है एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। ये आपका कॉमन सा डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल चूंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा है, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल, तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल यहां लिख देता हूं मैं, मान लीजिए आपकी 50,000 रुपए है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम आगे और क्वेश्चन में और क्या क्या चाहिए हमें। टैक्स की रेट और चाहिए, यहाँ पर टैक्स ले लेते हैं। टैक्स रेट वो मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर 20% ले लेता हूं, अभी थोड़ा आसान सा करने के लिए क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, सो दैट के फिर हम पेज चेंज करने के बाद दूसरा क्वेश्चन करें, इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास ये हो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद
स्टार्ट करें क्वेश्चन को हमारा। चलो मैं इधर रख लेता हूँ इस पेज पे, इसको इधर रख लेते हैं और इधर एक नया पेज इस पे लगा लेते हैं। ओके चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट्स लेना है। यहाँ ईयर ले लो सबसे पहले, ईयर 1 2 3 4 एंड 5, और ईयर के बाद दूसरे कॉलम में आपने रखना अपना अर्निंग, जो भी आपकी अर्निंग है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन में मैंने दी थी बेटा 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, 350 और क्वेश्चन में 250। ओके, अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, यहां पर लेस करना आपने डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने बताया ना आपको कैलकुलेट करना, वर्किंग नोट में आप कैसे करोगे कैलकुलेट, मैं नीचे करके दूं या अब कर लेंगे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। यहाँ पे देखो आपको ऐसे, चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर डेप्रिसिएशन निकाल ही देता हूँ। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट माइनस में सैलवेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू और अपॉन में यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपकी 5 लाख माइनस 1 लाख रुपए आपको रिटर्न मिल जाएगा, डिवाइड बाई करेंगे कितने से आप, यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी 5 साल, तो यानी कि 5 में से 1 माइनस करूंगा तो 4 लाख, और 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो ये हो गया 80,000। कभी कभी परसेंटेज भी गिवन हो सकता है, बट जनरली आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है तो आसान भी होता है। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, यहाँ पे 80,000 डेप्रिसिएशन पता चल गया, ये एवरी ईयर आपको चार्ज करना है, तो 80,000 आपको डेप्रिसिएशन लेना है। आप यहाँ पुट करते चलेंगे 80,000 हर साल के सामने, 80,000। ओके, तो अब 80,000 जो है डेप्रिसिएशन, ये अब आपके सामने है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब, अगर आपने 1 लाख रुपए जनरेट किया है, 80,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो 20,000 रिमेनिंग रह गया, ये 120 रह गया आपका, ये 170 रह गया आपका, और ये है आपका 270, और ये है आपका फिर से 170। ओके, अब क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लेस करना है, इसके बाद टैक्स, टैक्स कैलकुलेट करेंगे आप। टैक्स कितना, मैंने क्वेश्चन में 20% बोला था, है ना, तो जो अर्निंग आपके पास बची हुई है उसका 20% निकाल लेंगे आप, तो 20,000 रुपए का 20% हुआ कितना, 4,000, और ये हो गया हमारे पास 20 का मतलब 24,000, और ये हो गया हमारे पास 20 का मतलब 34,000, और ये हो गया हमारे पास 20 का मतलब 54, और ये हो गया हमारे पास 34। अब आपने क्या है, आपके पास क्वेश्चन में क्या चाहिए था हमें, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा था, देखो एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स, और एवरेज के लिए आपको क्या चाहिए था, टोटल अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी आप लेस कर चुके हो, यहाँ टैक्स भी आपने लेस कर दिया, तो जो बची हुई अमाउंट है वो अब आप यहाँ पे पुट करेंगे, जिसको बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब 20 में से 4 लेस करेंगे तो 16,000 हो गया, 120 में से 24 करेंगे तो 96 हो गया, 170 में से माइनस करेंगे इसको हम, तो ये हो गया हमारे पास 136, और ये हमारे पास 270 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 2,16,000, और ये हो गया हमारे पास 136। ओके, अब इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएंगे, जो प्रॉफिट आएंगे ना वही हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है हमने। ठीक है, तो अब अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एवरेज एनुअल प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स, तो इसके लिए आपके क्या है, टोटल प्रॉफिट आ गए, जो मैं इकट्ठे लिख दूं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो भी आपका क्वेश्चन में ऐसे लिख देता हूं मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा, और नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ये सभी ईयर के टोटल अर्निंग ही आपकी टोटल अर्निंग। ओके, तो ये हमारे पास टोटल अर्निंग आ गई, तो टोटल अर्निंग कितनी होगी हमारी, 16,000, 96,000, 1,36,000, 216,000, 136,000 और डिवाइडेड बाई 5। तो एक बार इन सभी को ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक बार मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं जरा, या इसको सभी को जोड़ के, अच्छा आप सबकी तो माइक ही बंद है मेरे ख्याल से, क्या आप में से किसी का माइक ऑन है, एक बार कैलकुलेट करके बता सकते हैं? तो हाँ प्लीज बताना बेटा एक बार सभी को ऐड करके। सर टोटल 6 लाख आ गए।
टोटल 6 लाख। वाओ, 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 करेंगे बेटे तो हमारे जो एवरेज प्रॉफिट आए ना, एवरेज प्रॉफिट वो हो गए हमारे 120। गुड। ओके, अब इसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला क्या लेना बेटे, सेकंड लेना हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए अपने को क्या चाहिए था, जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है हमारी प्लस स्क्रैप वैल्यू करेंगे इसके अंदर हम डिवाइड बाई 2 और प्लस लेंगे हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी थी बेटे हमारी 5 लाख थी। स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी 1 लाख, डिवाइड करेंगे 2 और प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितनी ली थी मैंने 1 लाख रुपए ली थी, 50,000 सॉरी, ये 50,000 देखो ये रहा क्वेश्चन में 50,000, तो 50,000 ये हो गया बेटा हमारा। ओके, तो अब 5 और 1 दोनों को ऐड करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 लाख, 3 लाख के अंदर हम 50 और ऐड कर देंगे तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया आपकी 350। ठीक है, 350 ये आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। अब अपने को क्या करना बेटा, फॉर्मूला पुट करना ARR का। जो एवरेज प्रॉफिट आए हैं बेटे वो आपके है 120, उसके बाद डिवाइड करेंगे 350 और इनटू कर देंगे हम 100, तो जो अमाउंट आएगी परसेंटेज में वो आप यहां लिख देंगे। तो एक बार इसको डिवाइड करके बताना बेटे। 34.3%. 30 34.3. 34.3 ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, अब ये जो है ना फॉर्मूला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था, लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था ना इसके अंदर वो था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट मींस कि यानी कि हमारे फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स मिलेंगे ना, इसको कंसीडर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई आदमी आपको कहे कि 1 लाख रुपए मेरे से आज ले लो और कोई कहे कि मेरे 1 लाख रुपए मैं आपको 5 साल के बाद दूंगा, तो कोई कॉमन आदमी भी बता सकता है कि 5 साल के बाद की बजाय मुझे आज ही दे दो, सो दैट के मैं इसको इन्वेस्ट कर सकूं। तो हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट किए ना, इसको हमने टाइमिंग को इग्नोर कर दिया इन प्रॉफिटों को, क्योंकि हम तो 1112 या 350 जो भी है उसको मान के चल रहे थे। तो इसीलिए क्या है कि इस फॉर्मूले को जो है ना, इसमें कुछ ड्रॉबैक थे, उसको किसने कंप्लीट किया फॉर्मूले को, यानी कि जो इसके ड्रॉबैक थे उसको खत्म करने का काम किसने किया, एनपीवी ने किया। लेकिन इसके बाद ही एक चीज और आ गई थी, क्योंकि ये तो परसेंटेज में बता रहा है, बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट जो है मैंने पैसे इन्वेस्ट किया पैसा, उसको कितने दिन में मैं पूरा करूंगा, कितने साल मुझे लगे कंप्लीट में, तो इसको किसने किया, पे बैक ने किया। तो हम दूसरा लेते हैं, लेकिन इसके बाद इन दोनों में कुछ ड्रॉबैक थे जिनको पूरा किसने किया, पे बैक डिस्काउंटेड ने, या फिर एनपीवी बोल सकते हो, या पीआई जो है इसकी हेल्प लेंगे हम 2-3 प्रोजेक्ट को देख के। तो सबसे पहले हम यहाँ पेज नंबर डाल देता हूँ सो दैट के अभी दूसरा ये इसी के पीछे बना देते हैं क्वेश्चन कोई। ठीक है, अब मैं पे बैक का करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, एक मिनट ये पेज चेंज कर लेते हैं, पेज नंबर 3। देखिए पे बैक के अंदर मैं ले रहा हूं यहाँ पर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सबसे पहले पे बैक का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पे बैक मेथड। तो पे बैक पीरियड निकालना है आपने, कितना टाइम आपके प्रोजेक्ट को लगेगा, तो आपने जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो आपने यहां रखना है। ओके, और डिवाइड करना है इससे एनुअल कैश फ्लो से। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूं कि एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम कि मान लीजिए आपका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन, या तो चलो पहले ऐसे ही ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बना देते हैं नंबर 2। यहां ले लेते हैं ईयर 1 2 3 4 ईयर ले लेते हैं, चलो ठीक है। और यहां पे ले लेता हूं मैं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स क्वेश्चन में, और यहाँ पे ईयर प्रॉफिट ले लेते हैं। मैं टैक्स मान के चल रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों मैंने माइनस कर रखे हैं पहले, तो मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज से मैं यहाँ ले रहा हूँ। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख और 1 लाख। सबसे पहले ये हो सकता है कुछ भी अमाउंट रही होगी, मान लो 1.5 लाख रही होगी, 2 लाख रही होगी, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करके चल रहा हूँ, नहीं तो प्रोसीजर वही है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रॉफिट लेने हैं, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो टैक्स होगा वो माइनस करना, मरने करने के बाद इसको लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वापस डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, ध्यान रखना है। तो आपको क्या चाहिए इससे, नेक्स्ट स्टेप चाहिए आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स तो माइनस करना है,
लेकिन डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करना है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इसके बाद इस जो आपके पास ये आ जाएगी, ये एनुअल कैश फ्लो आ जाएंगे आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाएंगे। इट मींस के अब क्वेश्चन में इसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान लीजिए आपकी मैं ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेते हैं 3 लाख ले लेते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 के बाद यूजफुल लाइफ ले लेते हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, वो मान लेते हैं हम 3 साल। और क्वेश्चन में कोई स्क्रैप वैल्यू ना हो तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट यही निकाल रहा हूँ बेटे मैं। डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे आप, 3 लाख को डिवाइड करोगे 3 से तो एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका, 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, आप अगर आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन भी मैं भेज दूंगा लिख के, लेकिन मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो आपने क्या करना बेटे, तो आपका डेप्रिसिएशन जो है ना वो 3 साल तक आपका डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर। तो पहले साल डेप्रिसिएशन नहीं, 3 नहीं, 3 साल लाइफ है तो 4 साल में मशीन नहीं हुई, 4 ले लेते हैं बेटे इसको हम, 4 ईयर ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो 1 लाख की डेप्रिसिएशन, 4 लाख की मशीन है मान लो, 4 साल तक ही डेप्रिसिएशन लगा आपका, तो 4 साल तक 1-1 लाख रुपए हो, तो आपने क्या करना है, 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा होगा तो डेप्रिसिएशन घटा के जो बचा प्रॉफिट उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद ये बचा है, तो डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद कितना रहेगा आपका, 2 लाख, क्योंकि एवरी ईयर 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा आपने, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 1-1 लाख बचा, तो एक ये और एक ये दोनों को ऐड करके 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। अब आपके पास जो प्रॉफिट आए ना बेटे, वो टैक्स तो घट चुका है बट डेप्रिसिएशन वापस आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास प्रॉफिट जो आ गए ना वो आगे 2-2 लाख रुपए यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास करेंगे क्या क्वेश्चन में, अब आपको पे बैक में देखना है बेटा, पे बैक में, पे बैक पीरियड, इसमें कैसे करेंगे आप, टोटल जो इनिशियल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है आपकी 4 लाख, और यहाँ पर एनुअल कैश फ्लो कितना है आपका, 2 लाख है ना। तो 2 लाख का मतलब क्योंकि कॉमन है 2 लाख, या फिर आप ऐसे इसको क्यूमुलेटिव बना सकते हैं यहाँ पे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे, पहले साल का 2 लाख, दूसरे साल का 2 ऐड करूंगा तो 4, 2 ऐड करूंगा तो 6, 2 ऐड करूंगा तो 8, ओके। यहाँ पे आपके पास टोटल जो है ना कैश टोटल है 8 लाख रुपए, आपके पास जो प्रॉफिट कह लो या कैश फ्लो कह लो, यहाँ पर दोनों कॉमन सी चीज मान सकते हैं हम, यहाँ 8 लाख रुपए, ठीक है। तो अब आप यहाँ एनुअल कैश फ्लो कितना आ रहा है आपका, 2 लाख, तो ये इसको डिवाइड करोगे तो कितने साल लगे आपको अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में, 2 इयर्स। आप ऐसे भी देख सकते हो 2 साल में आपके पूरे हो गए, या डिवाइड करके ऐसे कर सकते हो, तो एक ही बात है, कॉमन सा है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है बेटे, हमें प्रॉब्लम जब आती है क्वेश्चन में कि ये तो बड़ा कॉमन सा था कि 4 लाख है, 2-2 करके सर हमने ऐड कर दिया 2, लेकिन प्रॉफिट अगर अलग अलग हो तो उस केस में क्या करें, तो उसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पर छोटा सा फटाफट से, ठीक है। इस बार हम टैक्स और डेप्रिसिएशन दोनों दिखा देंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और प्रॉफिट मान लेते हैं बेटे, आपके प्रॉफिट है अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, ये ले लेता हूं। तो मान लीजिए यहाँ पर है 1 लाख, दूसरे में 2 चेंज कर देता हूं, प्रॉफिट कॉमन नहीं रखेंगे, 3 लाख, 4 और मान लो 4, ठीक है। इसके बाद हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है हमारा, वो मान लीजिए 5 लाख मान लेते हैं, और स्क्रैप वैल्यू भी ले लेते हैं, वो है 1 लाख रुपए, और यूजफुल लाइफ कितना है हमारा, वो मान लीजिए 5 साल है, क्योंकि 5 साल यहाँ पे लिखा प्रॉफिट कमाए तो 5 साल ही होगी, तो 5 ईयर ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी हेल्प से डेप्रिसिएशन निकाल लो बेटे, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 80,000, वेरी गुड। तो 80,000 इसमें से माइनस करके 5 में से 1 माइनस करके जो आएगा उसको 5 साल से डिवाइड कर देंगे, तो 80,000 हमारा कॉमन आ गया डेप्रिसिएशन, तो ये आपके पास आ गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा देना है, 1 लाख में से 80 माइनस करो, फिर 80, फिर 80, फिर 80 और फिर 80, ओके। अब इसके बाद जो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया अब आपके पास, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, तो ये कितना है आपके पास 20,000, ये आ गया 120, ये आ गया 220, और ये आ गया 320, और ये फिर से आ गया 320, ओके। अब टैक्स की रेट जो है क्वेश्चन में मान लीजिए मैं 50% ले रहा हूँ थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्योंकि और भी क्वेश्चन कराने हमने, तो 50% मान लेता हूँ, तो 50 का मतलब 10,000 टैक्स हो गया, इसका 60 हो गया,
और इसके बाद जो है कितना हो गया 110, और ये हमारे पास हो गया 160, और ये फिर से हो गया 160। ओके, अब आपने क्या है, टैक्स के बाद जो बैलेंस बचेगा ना वो बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, इस 20 में से लेस कर देंगे तो 50 लिया तो यही सेम बचना है, तो 10,000, 60,000, 110, 160 और 160, ये सेम बचा। लेकिन हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपका 80 कॉमन है, तो मैं ऐड करता चलूं। 10,000 में अगर मैं 80 और ऐड करूंगा तो 90 हो गया, 60 में ऐड करूंगा तो 140 हो गया, और फिर इसके बाद 110 ऐड करूंगा तो ये अपना 190 हो गया, और ये 240 हो गया, और उसके बाद 240 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना पे बैक पीरियड निकालना है। तो उस क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल सा था। अब इसको क्यूमुलेटिव बनाओ, यहाँ पे जगह नहीं है बट मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। देखो, पहले साल का कितना है 90, तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी थी आपकी, 5 में से एक तो स्क्रैप वैल्यू मिल ही जाएगी आपको, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी हुई 4 लाख। तो क्या पहले साल आपके 4 लाख पूरे हो गए, नहीं हुए, तो इसका मतलब पहले साल का 90,000 से तो कंप्लीट नहीं हुआ आपका क्वेश्चन। आप 140 और ऐड कर दोगे तो 2 साल में हो गया 230, क्या कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। 230 में आप 190 ऐड करोगे तो कितना हो गया बेटा 420। तो इसका मतलब तीसरे साल में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूरी हो रही है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इनको ऐड कर देते जैसे मैंने पिछले में ऐड किया था ना, दो दो ऐड करके मैं इस तरीके से, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं वैसे रफली बता रहा हूं आपको। 90,000 में 140 ऐड करना है, फिर 140 में 190 ऐड करना है, तब तक ऐड करते चलो जब तक कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूरी ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि 90 से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो 4 लाख है, तो 90 से तो पूरा नहीं हो रहा प्रोजेक्ट आपका। 140 ऐड किया तो 230, अब भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। फिर आपने 190 ऐड किया तो आपका आंसर आ रहा है 4,20,000। इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपकी तीसरे साल में पूरी हुई। क्या 3 साल पूरे लगे, नहीं। तो कैसे निकालोगे फिर आप इसमें, तो आपने लिखना है यहाँ पे जो कंप्लीट ईयर है वो तो ऐसे लिख दो 2 ईयर, और जो बैलेंस रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ लिखना है, और जिस साल में पूरा हो रहा है लास्ट ईयर में, यानी कि जहां भी 3rd ईयर में पूरा हो रहा है, तो आपने वहां कंप्लीट जो लिखना है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3rd ईयर प्रॉफिट, 3rd ईयर प्रॉफिट जिस साल में कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो 2 ईयर लिख दो यहाँ पर। बैलेंस कितना चाहिए अब आपका, देखो यहाँ तक थे ना 230 पूरा हो चुका था, आपको चाहिए कितना, सिर्फ 170। तो आप प्लस कर दो इसको 170, और डिवाइड कितने से करोगे बेटे, 3rd ईयर में 190 से डिवाइड करोगे, तो इसको 190 कर दो। तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ना वो पे बैक आएगा, पे बैक पीरियड। तो आप इसको 170 को 190 से डिवाइड करके बताना एक बार। सर 0.9। 0.9, तो इसका मतलब 2.9 ईयर में आपके जाके पैसे की रिकवरी होगी, पूरे 3 साल आपको नहीं लगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये इतने एक्चुअल में क्या इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम लोग। ठीक है, अब मेन जो क्वेश्चन आता है ना वो एनपीवी का आता है। तो एनपीवी में हम क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहले मैं एक प्रोजेक्ट का लूंगा, फिर 2 प्रोजेक्ट का क्वेश्चन लूंगा। तो अगर इतना भी आज हमने कर लिया तो इनफ है हमारे लिए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा मेन फोकस करना आप लोगों ने। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। बस आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इस पे फिर ज्यादा हम बात करते नहीं है। क्लियर है बेटा ये? यस सर। गुड, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पेज नंबर 4 ले लेते हैं, यहां से शुरू है मेन क्वेश्चन आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4, हाँ 4, पेज नंबर भी 4 और क्वेश्चन नंबर भी 4। ये है एनपीवी। एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो आपने प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आपकी आएगी, जो प्रॉफिट आप अर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्काउंटेड मेथड, तो वो वैल्यू आपने लिखनी है और माइनस करना इनिशियली इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अगर ये पॉजिटिव आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो, और अगर ये नेगेटिव आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आइए जरा हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है आपको ईयर दिया हुआ है। ठीक है, और ये ईयर जो है हमारे पास, ये मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल का है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कैश फ्लो से ले लेता हूं मैं आपको, ये सेम वही काम करना है।
कैश इनफ्लो जब लिख दूं तो समझ जाना कि इसके अंदर टैक्स वैक्स माइनस हो चुका होगा, डेप्रिसिएशन घटा के जो माइनस करना होता है उसको घटा के, और आपका टैक्स माइनस करने के बाद और वापस डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद, तो जहां कैश इनफ्लो मिल जाओ समझ जाओ टैक्स की डेप्रिसिएशन की समस्या खत्म। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया रहेगा तो फिर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में से डेप्रिसिएशन निकालना है और वो माइनस करना, फिर टैक्स माइनस करना है। तो ये पहचान रखनी है आपने। कभी कभी बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, एग्जाम के ड्यूरेशन में कैश फ्लो दे देता है, उसमें से टैक्स ढूंढते हैं वो, फिर बाद में वो बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है गलत आ गया, या सर इसमें से 50% लेट कर लें क्या। अपनी मर्जी से कुछ लेट नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो कैश इनफ्लो जहां पे मिल जाए क्वेश्चन में, समझ जाइएगा कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में माइनस किया है, फिर डेप्रिसिएशन के बाद टैक्स माइनस किया है, फिर वापस डेप्रिसिएशन ऐड किया है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन मैंने फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन जब लेंदी होता है तो आसान होता है, ठीक है, तो छोटा होता है तो फिर वो क्वेश्चन मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एनपीवी का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, कैलकुलेशन भी करनी होती है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, लेंदी बन जाता है। तो यहाँ कैश इनफ्लो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मैंने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया है, फिर टैक्स माइनस किया है, फिर वापस डेप्रिसिएशन ऐड किया है, और जो मेरे पास प्रॉफिट आए हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि पहले साल के प्रॉफिट है 60,000, दूसरे साल के भी 60 है, तीसरे साल के मान लीजिए 90,000 है, फोर्थ के 90 है, और इससे नेक्स्ट के जो है मान लीजिए वो 1,10,000 रुपए, ठीक है, फिफ्थ ईयर के 1,10,000 रुपए, ओके। ये 5 साल के प्रॉफिट है हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये चेक करना है कि एनपीवी जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है आपका, वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो अमाउंट है, मान लीजिए अप्रोक्स ले लेता हूँ, 2, 6, 1, 20, 1, 80, 3 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है। 3 लाख रुपए प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को कोई एक नॉर्मल आदमी को कहे कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ध्यान से सुनना कि एनपीवी मेथड हम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि है ना, अगर आपको पता होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कि हमने ये जो फॉर्मूला किया पीछे वाले में क्या बुराई थी, कोई बुराई थोड़ी थी उसके अंदर। पे बैक में प्रॉफिट तो कमा ही रहे थे आप, तो यहाँ पे क्या ड्रॉबैक थे कि सो दैट कि हमें ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ा, तो वो सुन लो पहले। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं एक नॉर्मल आदमी को बोलूं कि 3 लाख रुपए आप लगाओ, पहले साल आपने 60, फिर 60, फिर 90, फिर 90, फिर 1,10, ये अमाउंट ऊपर नीचे भी हो सकती है थोड़ी। तो इस केस में क्या आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उसका जवाब क्या होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको क्या दिखेगा, 60 और 60, 1,20 और 1,80 दोनों को मिला के 3 लाख रुपए। तो सर 3 लाख तो मेरे यही पूरे हो गए, 1,10,000 मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या सचमुच हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। क्योंकि जो 5 साल के बाद आपको 1,10 मिल रहा है, जैसे कई बार आप बोलते नहीं हो कि सर जी इंश्योरेंस कंपनी का कोई मान लो पर्सन आपके पास आता है, जैसे मेरे पास भी कभी कभी कॉल आ जाती है, तो मेरे को बोलते हैं कि मान लीजिए सर इंश्योरेंस ले लो, और आप क्या करना, हर साल है ना 20,000 रुपए या 30,000 रुपए, 1 लाख रुपए जमा कराते चलो, 20 साल के बाद 20 लाख जमा कराए, आपको पैसा मिलेगा 40 लाख रुपए। तो मेरे मन में कैलकुलेशन क्या आएगी कि मेरे को डबल मिल रहा है भाई, 20 लाख मैंने जमा कराया और 20 साल के बाद मुझे 40 मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोच के तो देखो कि अगर आज के हिसाब से मैं हर साल 1-1 लाख रुपए गोल्ड में डालता चलूं, उसको देने की बजाय गोल्ड में डालता चलूं, तो 20 साल के बाद मेरे गोल्ड की वैल्यू क्या होगी। क्या मैं 40 लाख रुपए अगर उसको दे दूं, 20 लाख उसको देके 40 लाख रुपए दूंगा, तो इतना ही गोल्ड में 20 साल के बाद खरीद पाऊंगा क्या, नहीं। तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो इसी को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते चलोगे तो पैसे की वैल्यू बढ़ती चलेगी। अगर आपने वही पैसा घर में रख लिया तो पैसा तो वही है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज हमें यहाँ पे सीखनी है। तो यहाँ पे चाहे आप उसको इन्फ्लेशन फैक्टर बोल लो या डिस्काउंटेड फैक्टर बोल लो, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज एक काम करती है, जिसकी वजह से मैंने पहले भी शायद कभी जिक्र किया होगा इस चीज का, कि जो हर साल है ना, इन्फ्लेशन की वजह से हर साल जो है डीए बढ़ता है, डीए डियरनेस अलाउंस। जैसे आप लोगों के कॉर्पोरेट में अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है तो आप लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट होती है, आपको लग रहा है वो परफॉर्मेंस बेस है, परफॉर्मेंस बेस होगी ना, तो मैं आपको पहचान बता देता हूँ किस तरीके से होता है। देखिए जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी सैलरी 25%, 30%, 40%, 50% बढ़ती है, तो वो परफॉर्मेंस बेस होता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15% बढ़ती है, 10% बढ़ती है, तो आप ये कभी ना सोचें परफॉर्मेंस बेस है, क्योंकि 15% तो इन्फ्लेशन भी बढ़ी होगी, तो आपकी सैलरी में जितना आप पहले खरीद पा रहे थे उतना ही 15% के बाद दोबारा अगले साल खरीद पाओगे। तो सैलरी बढ़ना थोड़ी कहते हैं इसको, ये तो इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होना ही थी। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपनी सैलरी को, 15% भी ना बढ़ाई अगर आपकी सैलरी वही सेम रखे, तो आप चीजें नहीं खरीद पाओगे, आप स्विच कर दोगे कंपनी, इसको छोड़ के दूसरी में चले जाओगे। तो आपको रोकने के लिए कंपनी क्या करती है, 15%, 10% तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी। तो याद रखना कि परफॉर्मेंस बेस अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी सैलरी में इन्फ्लेशन से ज्यादा
सैलरी का बढ़ना जरूरी है, ठीक है, तब आपकी परफॉर्मेंस बेस होगी, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है ये पॉइंट पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखें इसको आगे फ्यूचर में कभी, ठीक है। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन में दे दिया कैश इनफ्लो का मतलब ये पैसे आपके पास आएंगे। हम ये मान के चलते हैं हमारे पास जो डिस्काउंटेड फैक्टर है ना बेटा, जो महंगाई बढ़ती है, डिस्काउंटेड फैक्टर लास्ट क्लास में हमने किया भी था, वो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10%, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा होता है, आसान भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये याद भी रहता है जनरली सबको लगभग। तो 10% का फैक्टर तो सबको पता ही होता है। तो 10% का मतलब क्या है यहाँ पर? 10% का मतलब है कि आपने फ्यूचर की वैल्यू पता है और आपने प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैंने आपको 2 टेबल बताई थी, किसी को याद है? A1 थी, A2 थी, A3 या A4? Sir, A3 and A4. यस, एब्सोल्युटली राइट, A3 एंड A4, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाँ A1 और A2 आपकी फ्यूचर के लिए थी, A3 और A4 आपकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए थी। यानी कि फ्यूचर की वैल्यू पता हो, प्रेजेंट वैल्यू चेक करनी हो, तो आपको A3 और A4 में जाना है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब इंडिविजुअल एक एक साल के प्रॉफिट को अलग अलग कैलकुलेट करते तो A3, और जब एक ही बार में, क्योंकि कॉमन प्रॉफिट जब होता है ना, एनविटी जिसको बोलते हैं, कॉमन है, तो एक ही बार में जो है कॉमन उसके बेस पे हम पूरा सभी का क्यूमुलेटिव करके जानना चाहते हैं, तो A4 करना होता है आपको, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन भी करा के दिखा दूंगा आपको यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए बेटे, पहले साल अगर डिस्काउंटेड फैक्टर A3 में जाओ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कौन सी टेबल में यूज करूंगा, A3 यूज करूंगा। तो आपने A3 ओपन कर लेनी है, क्योंकि आज मेरे पास टेबल नहीं है, तो आप टेबल एक बार ओपन कर लो सभी। टेबल A3 में जाओ, 10% डिस्काउंटेड फैक्टर लो, और उसके सामने आपने पहले साल में जो भी वैल्यू लिखी होगी, क्योंकि मुझे वैल्यू एक दो तो याद है, पहली वैल्यू मुझे ध्यान है हमेशा 909 होती है, ये मिल गई सभी को? कोड द टेबल बेटा, वैल्यू पता चल गई सभी को? Yes, sir. हाँ, Next. मेरी आवाज आ पा रही है ना? हाँ, गुड गुड गुड, क्योंकि एक दो बच्चा रिस्पॉन्स देता रहेगा ना, तो एक दो बच्चा कम से कम एटलीस्ट ये रहेगा कि स्क्रीन क्लियर है, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है ना, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो प्लीज एक आधा बच्चा साथ देते रहे। तो 0.909 ये पहले साल की वैल्यू है बेटा। फिर दूसरे साल की वैल्यू और कम हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपए जो आज 1 है, वो कल डिस्काउंट मतलब इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होगी, दूसरे साल और कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, ऐसे कम होती चलेगी। तो दूसरे साल जो है 826 होगी, तीसरे साल जो है कितनी है हमारी? 753 751. ठीक है। 751. हाँ, नेक्स्ट 683, ये मुझे इसमें कंफ्यूजन रहता है, ये 3 ऊपर ले जाता हूँ कई बार, मैं ये 1 नीचे ले आता हूँ, और 0.621, 21. ओके। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जो हाँ 1 रुपए की वैल्यू 1 साल के बाद 90 पैसा रह जाएगी, तो 60,000 की वैल्यू 60,000 थोड़ी रहेगी भाई, कम हो जाएगी ना। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। तो पीवी भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू बोलते चलो फटाफट से। So 54540,000. 540, नेक्स्ट वन 49560. 9560, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट 67590. 7590, नेक्स्ट वन Sir, 61470. 1470, नेक्स्ट Last 68,310. ओके 310. 10, ओके ठीक है बेटे। अब सभी को ऐड कर दो बेटा एक बार फटाफट से। Sir, 301470. 301 रिपीट करना बेटा आगे। 301470. 470, ओके चलिए, ये हमारी टोटल पीवी आ गई। ओके, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे बेटे हमारा आंसर क्या है। आपको निकलना एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या बताता है, पीआई माइनस इन्वेस्टमेंट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब आप देखो आपका प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो रुपए आपको 4,10,000 दिख रहे थे ना,
आज के दिन उनकी वैल्यू 3,01,470 है। या आप ऐसे कह सकते हो कि इतना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करो तो फ्यूचर में वो 4-10 बन जाता है। अलग अलग ईयर के हिसाब से इतना इन्वेस्ट करोगे, पहले साल, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, फोर्थ ईयर में इतना, फिफ्थ ईयर में इतना, और फिर 5 साल के बाद चेक करोगे ना, तो ये पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4-10। तो बात तो यही है सेम, यहाँ से यहाँ पे आए या यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है। तो हमारे पैसे की वैल्यू ये हो गई। अब आपको देखना क्या है बस क्वेश्चन में, 301,470 माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख। तो आपका जो रिटर्न है, जो आपको पैसा वापसी मिल रहा है, वो 1470 रुपी एक्सेस मिल रहा है। इट मीन्स के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। अगर 1 रुपया भी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो, अगर 1 रुपया भी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस Yes, sir. सर। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं हम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को 1, 2, 3, 4 एंड 5, और प्रॉफिट जो है बेटा कैश इनफ्लो। ठीक है, इनफ्लो कितना है हमारा? 1,10,000, 90,000, रिवर्स कर रहा हूं बेटे मैं, 90,000, 60,000 और 60,000। अब देखो, अगर आप इसको भूल जाओ, डिस्काउंटेड फैक्टर को बिल्कुल भूल जाओ, जो मैंने यहाँ पे कराया ना, इसको भूल जाओ। देखो अब सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हालांकि मैं ऐसे ही कराता हूँ क्लास में, लेकिन आज मैंने पहली बार पहले इसको पूरा समझा दिया, फिर मैं दूसरा ले रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, 60, 60, 90, 90 और 110 ऐसे लिख देता हूँ, और फिर उल्टा कर देता हूँ, 110, 90, 90, 60, 60। तो मैं पूछता हूँ फिर लोगों से, क्या आपको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर बहुत छोटा सा लिटिल बिट डिफरेंस दिखा देता हूँ कि यहाँ 60, 60, 90, 90 और यहाँ 120 कर दूंगा, और इसमें 110 से स्टार्ट करूंगा, 90, 90, 60, 60 कर दूंगा। तो फिर मैं पूछता हूँ कि दोनों में से बेटर कौन सा है। तो जनरली एक आम आदमी जवाब क्या देगा? सर ऊपर वाला बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसको क्या दिखे, उसको सिर्फ ये टोटल दिख रहा है। अभी जितना हमारा टोटल कितना है, ये 410, अभी कितना है? 410। तो आप क्या बोलोगे? आप कोई भी कॉमन आदमी तो 410 410 बोलेगा, सर कोई डिफरेंस ही नहीं है। फिर मैं इसमें 10,000 बढ़ा दूंगा, तो क्या बोलेगा वो? सर ये 420 दे रहा है जनरेट करके, और ये 410 दे रहा है, तो सर ये वाला प्रोजेक्ट बेस्ट है। ठीक है, लेकिन हम नहीं कहेंगे ऐसा। क्यों नहीं कहेंगे? तो इसी क्वेश्चन को ही हम एक बार एक काम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ना, चलो मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ। चलो 1 लाख। अब ये जैसे क्या हुआ, ये 410 हुआ, ये तो 4 ही लाख है। तो एक कॉमन आदमी किसको एक्सेप्ट करेगा? ऊपर वाले को। लेकिन नहीं, अभी आइए जरा हम इसका डिस्काउंटेड फैक्टर और चेक करते हैं। डिस्काउंटेड फैक्टर, और वही सेम 10% ले लेता हूं बेटा। तो रेट तो हमें पता ही, ऊपर मैंने लिखी हुई है 909। आप जब तक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो फटाफट से इसको, मैं ये लिख रहा हूँ 751.683 और 0.621। यहाँ पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताते चलो एक बार। 90900, पहले की तो मैंने कर दी, दूसरे की देखो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 0.826, 74340. 74340 73 के बाद बेटा 340 340। ओके, नेक्स्ट 67590 590, नेक्स्ट 40980 40980, then 37260 7260। अभी इसको ऐड और करना बेटा एक बार। Three one zero 070 310 070. 070। ओके, अब आइए जरा इसका चेक कर लेते हैं। एनपीवी, एनपीवी इसका भी सेम ही, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सेम ही मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि सिमिलर ही क्वेश्चन रखा है मैंने, बस 10,000 बल्कि इसमें कम रखा है मैंने। तो इसका पीवी माइनस इन्वेस्टमेंट, पीवी कितना है बेटा हमारा 31070, और माइनस इन्वेस्टमेंट है 3 लाख। नाउ द डिफरेंस इज 10,070 रुपीज। अब जरा ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन में, कि ऊपर वाले में मैंने 10,000 ज्यादा ले रखे हैं, नीचे वाले में 10 कम ले रखे हैं। उसके बावजूद भी आपका जो डिफरेंस आया ना, वो इसमें देखो कितना अर्न आ रहा है आपका, 10,000 एक्सेस आ रहा है, और उसमें कितना था? सिर्फ 1470 रुपीज। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस लिए हुआ? तो कोई भी आपको, अब मैं बता देता हूँ एनपीवी के बेनिफिट्स क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट अभी कभी भी आपको सिलेक्ट करना पड़ जाए ना, तो कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना, अगर आपको बिना कैलकुलेशन के आप देखना चाहते हो कि सर कौन सा बेस्ट रहेगा,
तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा। देखो आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत अमाउंट का, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत अमाउंट का, तो आपने कैसे चेक करना है कि जो भी प्रोजेक्ट आपका पहले प्रॉफिट कमा के देगा ना जिसकी अर्निंग पहले ज्यादा होगी, याद रखना कि वो आप री इन्वेस्ट करते हो। जैसे इसी 1 लाख रुपए को लगा लो, ये 1 लाख रुपए आपने कमाया तो इसकी वैल्यू कम डाउन हुई ना। 5 साल के बाद देखो 1.10 था, लेकिन कितने परसेंट रह गया, लगभग 62% रह गया। ये पॉइंट में पैसे लिख के ना, ये परसेंटेज मान के चलना आप इसको। 1,10,000 की सिर्फ 62% वैल्यू रह गई, और इसी 1 लाख की पहले ही साल में कितने 91% के करीब है। तो इसका मतलब 30% तो एक्सेस वैल्यू आपको मिल गई ना, जो ज्यादा वाले प्रॉफिट से उसने तो पहले ही आपको इतना कमा के दे दिया। और दूसरा बेनिफिट और सुनो, इस पैसे को जब आप कमाओगे तो इस पैसे को री इन्वेस्ट भी करोगे, कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर फिर से कमाओगे, तो ज्यादा प्रॉफिट आएंगे आपको। तो ये ध्यान क्या रखना आप लोगों ने कि जो भी प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज में आपको प्रॉफिट कमा के दे दे तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। दूसरा, फ्यूचर क्या होता है हमारा, अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता। ये तो चलो क्वेश्चन था, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको लगे कि यानी कि 3 साल के बाद मान लो आउट ऑफ फैशन हो गया, तो उस केस में देखो इसके 3 साल के प्रॉफिट चेक करो और उसके 3 साल के, तो यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 210 लगाया, 3 लाख 210 आपको मिला। 3 लाख का प्रोजेक्ट अगर आप डैमेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू अगर मार्केट में चेक करोगे तो हो सकता है 20, 30, 40 हजार रुपए मिल भी जाए आपको। तो 210 में अगर 40,000 या 30,000 या 50,000 भी जोड़ दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो पूरी नहीं हुई, ऊपर से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से वैल्यू और कम हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो कितना दिख रहा है 3 साल में 280 के करीब। 280 की वैल्यू कम भी कर दूं तो यहाँ इसके हिसाब से लगभग तो 250 के करीब तो फिर भी कमा लिया इसने। तो 250 और मान लो 30-40 का वो बिक गया तो ज्यादा लॉस नहीं हुआ। तो आपने इस चीज को ध्यान देना है कि जो भी प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है आपकी, या कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, वो जितना अर्ली स्टेज में आपको प्रॉफिट कमा के देगी उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एनपीवी का? Yes, sir. गुड। तो अब इसके Yes, बाद sir. हम क्लियर हो देखते हैं, गया। वेरी गुड। आइए जरा अब सेकंड इसके बाद नंबर 5 पे हम देखते हैं कि मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट अगर आपके सामने आ जाएं तो कैसे आप करेंगे। पहले 5 मिनट मैं आपको दूंगा करने के लिए, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में फिर मैंने करना है, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट लेंगे अभी यहाँ पर हम। ये है प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर भी 5। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूं मैं 4 लाख। ओके, तो ये ईयर है, इसके प्रॉफिट लिख देता हूं मैं। इनफ्लो ही दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो टैक्स वैक्स का और डेप्रिसिएशन का झंझट ही खत्म कर दिया मैंने। ओके, तो ये पहला साल है, दूसरा है, तीसरा है, 4th ईयर है, 5th ईयर है, 5 साल तक। और ये जो है आपके कैश इनफ्लो है, ठीक है, कैश इनफ्लो। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम, मान लीजिए पहले साल का ले लेता हूँ मैं 90,000, फिर ले लेता हूँ 1 लाख रुपए, फिर ले लेता हूँ 1 लाख सेम, फिर ले लेता हूँ 1,10,000, और फिर ले लेता हूँ मैं 1,50,000। ओके, अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी में सेकंड पार्ट है, पार्ट बी। ये ए नंबर दे देता हूँ इसको, ये बी प्रोजेक्ट है बेटे हमारा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये है आपका 6 लाख रुपए का। ओके, इसमें ईयर दे देते हैं हम, पहला साल, दूसरा, तीसरा, 4th और 5th, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, कैश इनफ्लो की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका कर देते हैं यहाँ पर 130, 150, 160, और ये कर देते हैं 140, और ये कर देते हैं आपका 170। अब आपको बताना है डिस्काउंटेड फैक्टर, दोनों में कॉमन ले लेता हूँ। डिस्काउंटेड फैक्टर में यहाँ साइड में लिख देता हूँ, डिस्काउंटेड फैक्टर है 10%, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के लिए 5 मिनट है आपके पास, आप इसको कैलकुलेट करो फटाफट से क्वेश्चन को देख के, या आप कहो कि सर आप करा दो तो मैं करा देता हूँ। आपने बेस्ट बताना है दोनों में से कौन सा है। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? Yes. यस 5 मिनट आप टाइम लेंगे, इसको फटाफट से क्वेश्चन को कर लो। मैं ऐसे ही स्क्रीन को रखे हुए हूँ, जो बेस्ट आपको लगे वो मुझे बता दो।
इस लास्ट वाले को 2 लाख रुपए कर दो, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसको मैं, आसान भी हो जाएगा क्वेश्चन। 2 लाख कर देना बेटा इसको, लास्ट वाले को। अभी कैलकुलेट नहीं किया होगा आप लोगों ने। सर बी का डिस्काउंटेड फैक्टर भी 10 है। हाँ 10 कॉमन रखा है मैंने। सर हो गया। हो गया, चलो। यस अब सर। ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.909, 0.826, 0.75, 3 था ना या 1 था? डिस्काउंटेड फैक्टर बताना बेटा एक बार। 751 51, ओके। 0.683, 83 यस सर। हाँ ये थोड़ा सा हर बार कंफ्यूजन रहती है। 621। एक मिनट, मैं ये सभी इकट्ठे लिख लेता हूँ। 0.621, ओके। चलिए अब इसके बाद जो है हमें यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पहले की वैल्यू क्या आई हमारी? 81,810। 81,810, यस सर। ठीक है। दूसरी बताओ बेटे। 600। नहीं 82,000। 82,600, ओके। नेक्स्ट 7500, ये यस सीधा सर। 1 लाख से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट 75130। 75130, 130। नेक्स्ट बेटा 93,150। 93,150,
150. 150. ओके 150 सभी को ऐड करके 4,77,090. 4,77,000 नहीं 77,90. 4 lakh. 90 4,77,090 ना 7,700. 790 अभी ठीक लिखा है मैंने No, sir. यहाँ 40. 407790. अच्छा 407790 Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक है अब इसके बाद दूसरे जो है इसकी बताओ बेटा पीवी वैल्यू 118170. 118170 8170. नेक्स्ट वन 123900. 123900 Yes, sir. ठीक Yes, है sir. नेक्स्ट 120 120 160 160 ठीक है बेटा नेक्स्ट 95,620. 620 नेक्स्ट 124200. 124200 200. सभी को ऐड करो बेटे 582 5,82,000. 582 050. 050 ओके अब आप कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे ये बताओ Sir, project A A. project. प्रोजेक्ट ए ठीक है इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर दें Yes, sir. Yes, sir. ओके बस एक वैल्यू चेंज करेंगे सिर्फ हम ठीक है अब ये जो लास्ट का 2 लाख है ना मान लीजिए इसको मैं 2 लाख की जगह बेटा कर देता हूँ 3 लाख कर देता हूँ चलो अब इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू चेंज कर दें इसकी थोड़ी सी बस और तो बाकी सेम क्वेश्चन रखना आपने सेम मान लीजिए ये क्वेश्चन में 3 लाख दिया मैंने इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पर आप चाहे क्वेश्चन अलग करना चाहे तो बाद में कर सकते हैं 3 लाख को मल्टीप्लाई करके बताएंगे जरा कितना आया 186300. 186300 300. अभी कितना आ गया टोटल हमारा ये Sir, 644,150. 600 644,150. 644 फिर 150 Yes, sir. ओके आप कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे बेटा सर सेकंड वाला सेकंड वाला क्योंकि हमें क्या दिख रहा है अब इसके अंदर इसमें 44,000 का प्रॉफिट दिख रहा है उसमें सिर्फ 7,000 का दिख रहा है 7,000 ठीक है क्लियर है ये जबी यस सर तो दो Yes, sir. प्रोजेक्ट अगर क्वेश्चन में आपके सामने हो तो इसमें पहले में क्या है हमारा एक क्वेश्चन और हम करेंगे इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा एनपीवी इक्वल टू पीवी कितना है हमारा 407790 माइनस 4 लाख नाउ द टोटल इज डिफरेंस इज 7790 ओके और दूसरे केस में है हमारा एनपीवी इक्वल्स टू 644,150 माइनस में 6 लाख और ये हमारे पास हो गया 44 एंड 150 तो कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन को देखा और एक्सेप्ट कर लिया क्या अभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आप इसको पहचानने में मुश्किल हो जाए आपको नो सर नहीं ना तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं अभी वो क्वेश्चन जो है आपने करना है मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सभी ने करना है ठीक है तो आइए जरा हम चेक करते हैं क्वेश्चन कि उसका कैश का इनफ्लो कितना होगा एक सेकंड रुककर नया क्वेश्चन लिख देता हूँ ये क्वेश्चन आपको और करना है इससे फिर मैं आपको पीआई समझाऊंगा पीआई क्या होता है और उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है ओके आइए जरा हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं पहले ईयर क्वेश्चन नंबर 6 और पेज नंबर भी 6 ओके ईयर ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे प्रॉफिट ले लेते हैं प्रॉफिट का मतलब इनफ्लो समझ जाना कैश इनफ्लो ठीक है ये है हमारे पास प्रोजेक्ट ए की बात कर रहा हूं मैं थोड़ा सा लिटिल बिट है ना छोटा दे देते हैं वो 8,000 कॉमन मान लेते हैं ठीक है ये आपके पास है दूसरा प्रोजेक्ट बी ले लेता हूँ इसी के ठीक नीचे प्रोजेक्ट बी ये ए है हमारा प्रोजेक्ट ए यहाँ साइड में लिख देता हूँ प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी ईयर 1 2 3 एंड 4
यहाँ पे इसका कैश इनफ्लो इसका ले लेते हैं हम, मान लीजिए कुछ भी 12,000 ले लेते हैं, थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं 20, 24 और 32। और तीसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं बेटा सी, एक और। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया तो बस फिर इसका मतलब आप एनपी में चांसेस कम है कि आपका गड़बड़ हो। ठीक है, ये 1 2 3 4 और इसके प्रॉफिट मान लेते हैं हम 13,000, सेम ही मान लेता हूँ चलो एक तो। ठीक है, इसमें हमने कॉमन से मान ली सभी के, तीनों प्रोजेक्ट हैं और तीनों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है हमारी, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो है, पहले की है 18,000 सिर्फ, दूसरे की है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो है हमारी 55,000 और तीसरे की कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है हमारी 35,000। और इसका जो आपने रेट लेना है, रेट आप इसमें ले लो, कितना ले लें हम, 10% ही ले लें या 8% इसमें चेंज कर दूं थोड़ा सा? इसको चेंज कर Yes, दीजिए। sir. चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो आप लोगों को आदत भी हो गई, कई रट्टा भी मार लेते हैं बच्चे। ठीक है, डिस्काउंटेड फैक्टर ले लेता हूँ, मान लो 12%, थोड़ा सा महंगा ले लेते हैं, 12% ले लो इसमें। अब करो इस क्वेश्चन को। सर ऐसा भी पॉसिबल है अगर हम तीनों में डिफरेंट डिस्काउंटेड फैक्टर लें? नहीं, जब आप कंपैरिजन करते हो तो सेम रहेगा। ओके ओके सर। अब ये तीनों में से कंपेयर करना है कि कौन सा बेस्ट है, ये कैलकुलेट कर लो आप। फिर इसी के साथ है ना एक और चीज चेक करेंगे, 3 प्रोजेक्ट हो गए ना, अब आसान रहेगा थोड़ा सा हमारे लिए चेक करना।
क्या कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? Sir, still working. यस सर हो गया। चलिए अब एक एक करके मुझे वैल्यू बताते चलना बेटा, क्योंकि डिस्काउंटेड फैक्टर तो एक ही बार बताना आपने। पहली वैल्यू बताओ बेटे। 0.893, 893। नेक्स्ट वन। 0.797, नेक्स्ट। 0.712, नेक्स्ट। 0.636, ओके, एक सेकंड रुक जाओ, मैं सभी में लिख देता हूँ बेटे वैल्यू। ओके, अब एक एक करके वैल्यू बतानी तो बेटा। इसमें वैल्यू सेम है ना, सी वाले में सबके कैश फ्लो सेम है सबका, हाँ हाँ सेम रखा बेटा, मैंने सेम रखा है। तो A4 देखेंगे ना। A4 देख लेंगे बेटा, उससे कोई नहीं, ये दो चीजें सिखानी है मैंने एक बार, कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल देख ली ना आपने, यस इंडिविजुअल से करेंगे क्वेश्चन, फिर वो वेरीफाई वो भी सिखा देंगे A4, क्योंकि सभी बच्चों को तो नहीं पता होगा ये चीज। तो एक बार पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही, ठीक है, फिर A4 भी बताएंगे इसके अंदर, है ना। चलिए अब सबसे पहले मुझे बेटा वैल्यू बताओ सबसे पहले। 5000.8, 5000.8, या तो इसको 5000 मान लो या 1 रुपए मान लो, 0.8 बताया ना आपने, यस सर। हाँ तो 1 रुपया मान लो बेटे। नेक्स्ट बोलो। 4782, 4782, ओके। नेक्स्ट। 5696, 96। नेक्स्ट। 5088, 5088। अब टोटल भी बता दो। 20,561, 61। यस बेटा ये 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मुझे 66, 17 लग रहा है लास्ट में। 7 होगा, देखो बेटे आप। Sir, Yes, 17. sir. हाँ यस सर। 7 है ना, यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ बेटे, इसके बाद दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू बताओ। इसका पहला? 10716, 10716, 6, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटे। 15940, एक 940, बच्चा 940, ओके। नेक्स्ट। 17088, नेक्स्ट। 20352, 352, हाँ। ओके। अब इसको बताओ Yes. बेटे। 64096, 64096 096, ओके चलो। नेक्स्ट बताओ बेटा। A4 से करा सर मैंने, इससे नहीं करा। सर कोई मैंने बात नहीं A3 बेटे, से वो किया। A3 से किया वो बताओ पहले एक बार।
11609 609 ठीक है 10361 361 9256 9256 yes sir ओके नेक्स्ट 8268 8268 ओके सभी को ऐड करके 39494 494 बेटा जिसने A4 से किया क्या उसका आंसर सेम आ रहा है बेटे आप मेरी No, आवाज sir. सुन रहे हैं नहीं आ रहा सेम सेम नहीं है सर, नहीं। कितना डिफरेंस है अब मेरे अमाउंट पर इसके अमाउंट में इसमें हाँ इस अमाउंट में और उस अमाउंट में क्योंकि A4 भी बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को कराने का मेन लॉजिक यही था सेम अमाउंट मैंने जानबूझ के ली थी सो दैट कि A4 कहाँ लगनी चाहिए और A3 कहाँ लगनी चाहिए एक बार फिर से क्लियर हो जाता सभी को आपका अमाउंट देखो क्यों डिफरेंस आ रहा है क्यों कितना डिफरेंस आ रहा है वो बताओ 64,792 गलत कर दिया आपने गलत। चलो कोई बात नहीं अभी मैं बता देता हूँ सभी को पहले इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल तरीके से पहले कर लेते हैं फिर A4 जो है इस टेबल यहाँ पर A4 का इस्तेमाल भी कर सकते थे हम वो कैसे करेंगे वो भी सीख लेना सभी बच्चे ठीक है चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन को समझते हैं कि मान लीजिए ये प्रॉफिट सब अलग अलग ही मान के चलो आपने ऐसे सब नहीं निकाला होगा बिल्कुल ओके है आपका क्वेश्चन ठीक है सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्या हमें कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले का NPV 20,567 minus 18,000. Now the difference is 2,567 rupees excess. Okay. दूसरे का मैं लिख रहा हूं यहां पर NPV equals to 64,960 minus 55,000. तो ये हो गया 9,096 ठीक है ओके ये हमारा दूसरे का प्रोजेक्ट का गया ओके अब तीसरे में हमने लिया होगा NPV equals to 39494 minus 35,000 तो ये आ गया 4,000 44 सॉरी 94 ओके ये आपका थर्ड का आ गया ओके अब आप कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे पहले तो ये देखो सेकंड वन जो सेकंड वन सभी एग्री हैं इस चीज से yes sir yes sir कोई डिसएग्री हो इसमें अभी तो मेरा इस क्वेश्चन के question- हिसाब से बोलना है टेबल A4 को भूल जाओ कोई अगर किसी बच्चे ने एप्लीकेबल कर रखी सिर्फ इस क्वेश्चन को देख के बताओ सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम सब में इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा कर रहे हैं तो जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारा प्रॉफिट भी तो ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा ना ज्यादा ही आएगा बिल्कुल सही बात है तो ये एक्सेप्ट कर लें फिर आपके हिसाब से सर इसमें कुछ और भी पता चलना चाहिए तो हाँ पता चलना चाहिए तो अभी इसके बाद पता चलेगा पहले तो ये बताओ कि इस क्वेश्चन को अब तक हमने जो क्वेश्चन देखा उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए ना यस सर ठीक है चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं बस लिटिल बिट ऊपर का कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं किसी में भी ये 55 है ना बेटा इसको 58 कर लो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को 58 कर लिया हमने ठीक है अभी कितना प्रॉफिट रह गया हमारा 6096 अभी कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें हम अभी भी यही ना yes sir यस हाँ तो कोई फर्क पड़ा इससे कि मैंने वहां 3,000 और एक्सेस कर दिया इन्वेस्टमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना आइए जरा अब हम सीखते हैं कि हमें पीआई नेक्स्ट फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्यों होती है आइए जरा वो देख लेते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीआई ऊपर रखेंगे हम पीवी अपॉन में रखेंगे आई इन्वेस्टमेंट ठीक है पीआई तो यहाँ पर आपका पीवी कितना है देखो क्वेश्चन में पहले में फर्स्ट केस में देखना है आपने पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो पीवी था हमारे पास 20567 अपॉन में 18,000 दूसरे का लेते हैं बाद में डिवाइड कर लेना पहले लिख देता हूं मैं सेकंड प्रोजेक्ट जो था हमारा उसका पीआई चेक करते हैं उसका था हमारे पास 64,960 सॉरी 64,096 एंड 58 ओके दोनों ही कर लेंगे एक बार 55 से करके देख लेना एक बार 58 से करके देख लेना ठीक है ये मैं बी पार्ट बना देता हूँ सेकंड का ए में तो हमने एक बार किया था ना वो ए नीचे यहाँ ले लेता हूँ पहले वाले में देखो मैंने माना था
64 एंड 96 और डिवाइडेड बाई 55। 2 कर देते हैं क्योंकि मैंने पहले 55 बताया था फिर 58 करवा दिया, दोनों से ही करके देख लेंगे। ओके, तो आइए जरा इसके बाद हमारे पास है थर्ड में, इसका पीआई चेक कर लेते हैं बेटा हम। 39,494 और डिवाइडेड बाई करेंगे हम इसको 35 से। अब आइए जरा चेक करते हैं, पहले का बताओ जरा डिवाइड करके कितना आया। सर 1.143। एक मिनट बेटा, पीआई 1.143। सर 3। ओके चलो, दूसरे का बताओ बेटे, इसमें पहले बी पार्ट का बता दो फिर ए का। ए क्योंकि पहले हमने वो माना था। इसका कितना है बेटे? 1.165 पहले का 1. इसका 58 वाले का या 55 वाले का? सर 55 वाले का 55 वाले का, एक सेकेंड। 1.165। 5. ओके, इसका और बताओ। 1.105 1.105। यस सर। ठीक है, ओके। तीसरे का और बताओ। 1.128 1.128। ओके, अब हमारे पास सभी के आंसर हैं। मान लीजिए पहले मैं 55 से कंपैरिजन करके देखूंगा। अब ये जो आपके पास निकला है इसका मतलब क्या है? देखो, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी कंपैरिजन में कितने टाइम्स आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो पहले केस में है 1.14, दूसरे में है 1.16 और तीसरे में 1.12। अगर आपका 55,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट होता, देखो दोनों ही केस में आपने मुझे बताया था एनपीवी में 55 होता तब भी आपने इसी को एक्सेप्ट किया था, 58 था तब भी आपने इसी को एक्सेप्ट किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा दिख रहे थे। ओके, तो इस केस में 55 वाले केस में अगर मैं देखूं तो पहले में 1.14, यहाँ पे 1.16 और यहाँ पे 1.12। तो यानी कि फिर भी 55 वाले केस में तो ये बेस्ट है ना। भाई इन्वेस्टमेंट sir. ज्यादा किया था तो क्या हुआ, उसके कंपैरिजन में तो आपका ये परसेंटेज तो ज्यादा ही आ रहा है ना, यस सर। है ना। Yes, sir. लेकिन जब हमने क्या किया, थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ाया तो आपने सिर्फ अमाउंट देखा। अब ये पीआई की जरूरत कहाँ पे पड़ी? देखो अब 50, तब भी आपने सेकंड केस में भी 58 करते भी यही बताया था। लेकिन अब जरा चेक करके देखो, कंपैरिजन करके पहले से बी पार्ट को और तीसरे से, तो कौन सा बेस्ट नजर आ रहा है अब आपको? पहले वाला सर। पहले वाला। तो इसका मतलब एनपीवी के भी कुछ ड्रॉबैक थे, राइट सर। है ना। क्योंकि एनपीवी जो है ठीक है, उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हमें सिखा दिया, बट उसमें भी कहीं ना कहीं जब प्रोजेक्ट अलग अलग हो जाते थे तो प्रॉफिट्स भी अलग अलग हो जाते थे। तो जब हम इन प्रॉफिटों को डिस्काउंटेड फैक्टर एप्लीकेबल करने के बाद, ठीक है, उन प्रॉफिटों को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, टाइम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वो जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका कितना परसेंट आपने अर्न किया वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इसकी हेल्प से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास सारे फॉर्मूले मैंने ऑलमोस्ट करा दिए हैं, सिर्फ एक आईआरआर बचा है। अब आईआरआर डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, अगर क्वेश्चन हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हम उसके फॉर्मूला एटलीस्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में कैपिटल बस्टिंग के हम रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे, 1 या 2। ठीक है, उसके बाद ये कैपिटल बस्टिंग कंप्लीट कर देंगे हम। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो पीडीएफ मैं आपके पास सेंड कर ही दूंगा ग्रुप पे, आप देख लेना उसको। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा किसी को भी। आई होप क्लियर होगा। यस सर। ओके, चलो अब एक चीज और छोटी सी हम इसी क्वेश्चन में सीख लेते हैं कि मैंने लास्ट में पहले के क्वेश्चन में यहाँ देखा आपने सबका अलग अलग लिया था, यहाँ सबका अलग लिया, लेकिन आखिरी वाले में मैंने जानबूझ के यहाँ 13,000 लिया। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए तो आपने क्या करना है, टेबल A4 खोल लो। अब सभी बच्चे A4 में 12% के सामने जाओ, 12% के सामने जाके 4th ईयर के पास एक वैल्यू गिवन होगी, वो बता दो मुझे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको। 3.037 3.037। 037 जब क्वेश्चन में प्रॉफिट कॉमन हो ना, कॉमन, तो फिर आप अलग अलग कैलकुलेट मत करो। आप क्या क्या करना है, आपने टेबल A3 में जाना है ना, सॉरी A4 में जाना है, और 4th ईयर है ना यहाँ, तो 4th ईयर के सामने, क्योंकि ये 4 साल के प्रॉफिट निकाले तो परसेंटेज तो वही सेम देखनी है 12, ईयर कौन सा देखोगे 4th।
क्योंकि मैंने क्या कहा था ये क्यूमुलेटिव होती है वहां पे टेबल बस, और कुछ नहीं होता है। तो वहां पे जाना है आपने और मल्टीप्लाई अब किससे करोगे, एनयूटी। एनयूटी कितना 13, तो 13,000 से इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो। अमाउंट चेक करो एक बार कितना आया। 39481। 481। यस सर। हमारा कितना आया था देखो, 39494, यानी कि लगभग 10-12 रुपए का डिफरेंस है सिर्फ। और वो किस वजह से होगा, क्योंकि वो एक आधे पॉइंट और आगे चले जाते हैं ना बस, तो अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो इसलिए 10-12 रुपए का डिफरेंस है। बाकी ये कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से क्वेश्चन को रिजेक्ट कर सके हम। ये क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? यस सर। सर आप एक बार Yes. एक्सप्लेन कर दीजिए मल्टीप्लाई 13,000 आपने कैसे किया? कैसे किया, मैं रिपीट कर सर, देता हूँ। देखो फोर्थ ईयर का जब भी रिपीट कर दिया ना आपने, मैं क्या बेटा, डायरेक्ट फोर्थ ईयर का लेकर 13,000 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, वही सेम अमाउंट आया है जो हमने A3 से कैलकुलेट किया था। हाँ हाँ वही सेम ही तो है। यस। ठीक है, अभी सुनो, देखो जब भी क्या है क्वेश्चन में अलग अलग ईयर के प्रॉफिट ऐसे दिए हों, जैसे नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का कुछ और था, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, तो उनकी वैल्यू भी तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे हमने अलग अलग ईयर की डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अलग निकालना। लेकिन जब आपका डिस्काउंटेड फैक्टर कॉमन हो 12%, क्योंकि वो तो सब में कॉमन ही था, और प्रॉफिट जो है ना इनफ्लो वो भी कॉमन हो, तो फिर हम क्या करते हैं, एक ही बार उस एन्युटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब को जोड़ के। क्योंकि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, इससे करोगे, हो तो मल्टीप्लाई 13,000 ही रह सबके साथ। तो क्यों ना हम इन सबको जोड़ दें, डिस्काउंटेड फैक्टर को इकट्ठा, और जोड़ के फिर एक ही बार 13,000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इनका जोड़ करने की जरूरत नहीं है, टेबल A4 में इनका जोड़ ऑलरेडी, मतलब इनका जो ऐड करके वैल्यू दी हुई है वो गिवन है आपको। तो वो वैल्यू गिवन है, तो आपने ये ऐड करने की नौबत नहीं आएगी, ये आप इससे टाइम बच जाएगा आपका। और इसको ऐड करके एक ही बार 13,000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो अलग अलग करके वैल्यू आई थी वही सेम वैल्यू आपकी यहाँ आएगी। 10-5 रुपए का डिफरेंस होगा, वो इतना मेजर नहीं होता है। क्लियर है सभी को? सर Got A2 it, भी sir. Thank you क्यूमुलेटिव so होती है। हाँ हाँ बेटा पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? A2 जो टेबल होती है वो क्यूमुलेटिव होती है। A4 की बात चल रही है अभी फिलहाल बेटे। ओके सर। हाँ A2 भी क्यूमुलेटिव होती है, लेकिन वो फ्यूचर वैल्यू के लिए होती है। यस सर। बस यहाँ ये हाँ ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू के लिए है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है IRR का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हालांकि मुझे चांस थोड़े कम लग रहे हैं, तो सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बाकी इसका क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट में करना पड़ेगा हमें। एक चेंज कर लेते हैं। सर कल ऑफलाइन क्लास होगी? ऑफलाइन क्लास है बट मैं अवेलेबल नहीं। ओके सर। ठीक है, थोड़ी सी अर्जेंसी आ गई, तो इस वजह से मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरा आना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेज देख लें जैसे करना है। ठीक है, बल्कि ये तो गोल्डन चांस है, आपके पास एक एक्स्ट्रा क्लास मिल गई आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास देखिए IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं या कुछ इसका प्रोसीजर क्या है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे निकालना फेक पे बैक पीरियड। हालांकि क्वेश्चन कराता तो मैं डायरेक्ट समझ आता आपको, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको रखना है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या इनिशियल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना एवरेज कैश इनफ्लो से। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एक फेक पे बैक पीरियड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एवरेज कैश इनफ्लो है ये कैसे निकालते हैं हम, तो टोटल कैश इनफ्लो नंबर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट अपॉन में कर देंगे बेटे हम इसको नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो इससे क्या निकलेगा, आपका एक वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे समझाऊं तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होंगे ना उन सबको ऐड कर लेना, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना,
आपके पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, वो एवरेज वैल्यू आपने यहाँ रख देनी है, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, मान लो आपके पास हर साल मान लो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5 साल तक लगातार कॉन्टिन्यू 10,000 आपके पास अमाउंट आती है, ठीक है। तो 10,000 का मतलब है 50,000 हुआ 5 साल का, और उसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 से मतलब 50,000 को, तो 10,000 कॉमन आ जाएगा, वो आपने यहाँ पुट कर देना है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपने यहाँ देखना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में भी आपका 40 50 30 जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो आपने यहाँ लिख लेना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान लीजिए 30,000 है, तो 30,000 यहाँ लिखेंगे, 10,000 यहाँ लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में चेक करना है ये वैल्यू, ठीक है। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ये आपकी फेक बैक पीरियड जो है आपका फेक पे बैक पीरियड जो आया है आपका, ठीक है। इसको आपने चेक करना है, टेबल A2 में जाके चेक करना है, ठीक है। टेबल A2 में जाके चेक करेंगे, मतलब ये कहाँ पे लाई करेगी आपकी, ये आपने टेबल A2 में जाके चेक करना है। नहीं A2 नहीं, एक मिनट, फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू A4 में जाके चेक करना बेटे, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, A4 में, क्योंकि ये वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, तो इसको A4 में जाके चेक करना। तो ये वैल्यू चेक करने के बाद जिस भी रो के अंदर जो भी रो क्वेश्चन में आएगी आपकी, लगभग आपकी मतलब किसी भी रो के अंदर आएगी, तो वो वहां पे ये वैल्यू आपने चेक करके जो आपकी परसेंटेज निकल के आएगी, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे आपको, फाइंड द परसेंटेज। इसकी हेल्प से आपने वो परसेंटेज निकाल लेनी, यानी कि आप ये समझिए कि ये कितने साल का प्रोजेक्ट था हमारा, 5 साल का। देखना कि आपने टेबल A4 में जाके 5 के सामने, ठीक है, टेबल A4 में जाना है, 5 ईयर के साथ 5 ईयर के सामने जाना है, और वो चेक करते जाना है। यहाँ पे 3 आया था ना, वो 3 जब तक 3 ना आ जाए 5 ईयर के सामने, जब तक 3 ना आ जाए तब तक चलते चलना है। जैसे ही वो 3 आएगा, 3 को आपने कहाँ चेक करना, ऊपर देखना है कि किस परसेंटेज पे आके आपका क्वेश्चन रुक गया है। जैसे ही क्वेश्चन में वो आ जाए वैल्यू, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 3 निकालना है। स्टेप 3 का मतलब उतने के हिसाब से आपने प्रॉफिटों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंट है, इसका मैं मतलब, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वो वैल्यू को कैलकुलेट करना, आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, ठीक है। जो परसेंटेज आपकी आई थी उसके परसेंटेज के हिसाब से लेना है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे आपकी, 2 डिफरेंट फैक्टर आएंगे, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये 2 वैल्यू आएंगी आपकी। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, थोड़ा डिस्काउंटेड फैक्टर को बढ़ा देना है। बढ़ाने का मतलब हुआ कि महंगाई की रेट बढ़ेगी तो नेगेटिव आ जाएगा। इन दोनों के बीच में आपका आंसर आना है तो स्टेप 4 लेना है आपने। मेन चीज है फॉर्मूला ये याद करना है, ये 2 तो स्टेप क्वेश्चन से समझ जाओगे आप, ये करना है याद, या स्टेप 4 करना है। जो आपके पास IRR आएगा उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर लेना है, सबसे पहले लेना है लोअर डिस्काउंटेड रेट, लोअर डिस्काउंटेड LDR, लोअर डिस्काउंटेड रेट, क्योंकि 2 बोलिए ना मैंने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली रेट हमेशा याद रखना है कम होती है, नेगेटिव वाली रेट हमेशा ज्यादा होती है। तो पॉजिटिव वाली जो रेट रहेगी LDR, वो रेट आपने यहाँ रखनी है, लोअर डिस्काउंटेड रेट। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, चलो यहाँ पे, लोअर डिस्काउंटेड रेट, और प्लस में करना आपने NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, और दूसरा करना है NPV एट लोअर रेट, जो ऊपर आए वही सेम नीचे, और दूसरा लेना आपको माइनस करना है NPV जो आएगा एट हायर रेट, डिस्काउंटेड रेट, हायर रेट, और इनटू करना है डिफरेंस ऑफ रेट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, अभी क्वेश्चन में टाइम कितना बचा है, 32, अभी हो जाएगा क्वेश्चन ही देख लो एक बार, रुको मैं क्वेश्चन ही करा, अभी तो टाइम बचा हुआ है, वैसे भी मैं लगता है कंप्लीट करा ही दूँ। चलिए अभी क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक, आई जरा, ये आपका हो ही जाएगा मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट, फटाफट से करा देंगे थोड़ा सा।
इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए आपकी 60,000 500 रुपये 65,000 60,500 कर देते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। 60 65 70 जो भी आप क्वेश्चन करना चाहिए वेरीफाई मेरे से करा लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पे ले लेते 60,000 भी ले लें, कोई बात नहीं। कैश इनफ्लो, ठीक है, ईयर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे साइड में ईयर ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। और इनफ्लो में आपका दिया हुआ है मान लीजिए 14,000 16,000 18,000 20,000 और 25,000। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन की खास बात और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में एनपीवी में डिस्काउंटेड रेट गिवन होती थी, अब यहाँ पे गिवन नहीं है एग्जैक्ट। और दूसरा फिर क्या आता था, वहां पे आपका जो आंसर आता था ना, आपने देखा होगा वो आंसर आता था पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव आता था तो प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देते थे, पॉजिटिव आ गया तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते थे। बट अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट 60,500 रुपए रिसीव करने हैं, ठीक है, क्योंकि आप मान लो 10% के हिसाब से लोगे, मे बी ये पॉजिटिव आ जाए, इन सबको मल्टीप्लाई करने डिस्काउंटेड फैक्टर से करने के बाद 14% से करोगे तो मे बी हो सकता है नेगेटिव आ जाए। लेकिन एग्जैक्ट 60,500 रुपए अमाउंट आपको चाहिए, तो कौन सी परसेंटेज के बेस पे आपका ये पैसा रिकवर होगा, कम या ज्यादा तो किसी में भी हो सकता है। तो 10,000 से 11 लोगे तो मे बी हो सकता है पॉजिटिव ही रहे, 12 पे लोगे तो मे बी हो सकता है नेगेटिव आ जाए। तो 11 और 12 के बीच में तो कोई है ही नहीं ना टेबल हमारे पास, तो हो सकता है मे बी उसके बीच में लाई करता हो। जैसे आपने क्वेश्चन कभी है ना मोड के क्वेश्चन, क्योंकि मीन मीडियन मोड, तो क्या होता था वहां पे हमारे पास मीन मीडियन मोड के अंदर क्या होता था कि अगर आप मीन के क्वेश्चन करते थे तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज होती थी। मोड के केस में क्या होता था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और मोड कॉन्टिन्यूस सीरीज होती थी। तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता था कि 0 से लेके 10 तक, तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में है, मतलब कि वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे पास टेबल ऐसे दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मे बी कि आपका आंसर जो है वो 9.7 आए, जिससे आपके पैसे की एग्जैक्ट रिकवरी पता चल जाए कितने दिनों में या कितने ईयर में होगी। तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट की रिकवरी जब चेक करनी हो तो फिर आईआरआर की जरूरत है, अदरवाइज आपको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना तो इसकी कभी भी जरूरत नहीं होती है। तो अब हम इसके है ना स्टेप वाइज स्टेप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो स्टेप 1 मैंने आपको बताया था, स्टेप 1 यहां से आंसर स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप 1 में मैंने क्या कहा था, सबसे पहले निकाल लो फेक पे बैक पीरियड। ठीक है, फेक पे बैक पीरियड में आप क्या कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप प्रॉफिटों को जोड़ दो, 14,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 और प्लस 20,000 और 25,000। ठीक है, और डिवाइड बाई करेंगे इसको हम 5 से, तो ये वैल्यू आ गई हमारी बेटे, सभी को जोड़ के आ गई, आ गया 93,000। 93,000 डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटे, 93 को डिवाइड, 18,600। ओके, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा है ना। तो सॉरी यहाँ एवरेज प्रॉफिट आएगी, तो बेटे फेक बैक एवरेज प्रॉफिट आया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम फेक बैक पीरियड निकालेंगे, फेक पे बैक पीरियड। ओके, तो हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट, तो 60,500 आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो फॉर्मूला लिखा है ना वो देख लेना, और डिवाइड बाय 18,600 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक अप पॉइंट में आएगी वैल्यू 3.25 3.25 और भी है इसके बाद एक डिजिट और 2 2 लिख लो, ओके 3 लिख लो सर। कोई बात, 2 और 3 एक ही बात, कोई बात, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि हमने तो 2 भी छोड़ दिया था, तो 3 डिजिट तक ले लिया करो आप। लगभग इसका मतलब है इस एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट को पूरा होने में 3 साल से ज्यादा समय लगता है, बट 4 साल से कम लगता है। तो कितना लगता है 3.25, ये एवरेज हमने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, इस सेकंड स्टेप में जाओ, इस वैल्यू को कहां चेक करना है, आपने टेबल A4 में जाके चेक करना है। तो इस वैल्यू को ढूंढो जरा क्या है आपकी 3.253, कौन से में देखोगे, टेबल A4 में जाओ, 5 साल के सामने चलते चलो जब तक कि ये वैल्यू आपको पता ना चल जाए। सर 3.225 आ रहा है मेरा।
3.225। 25 हाँ। एक बार दोबारा से करके देख लो बेटा, कोई बात नहीं। अगर 225 है तो इसको चेंज कर देंगे हम। Sir, 3.253 सही है. ठीक This है, is right. ओके। अगर ये राइट है तो फिर इसके हिसाब से टेबल A4 में जाइए आप। 5 ईयर के सामने चलते चलो। आपने क्या करना है, टेबल जहां से स्टार्ट है 1% के सामने, उसके नीचे जाओ, 5 ईयर में जाओ, 5 ईयर में जाते जाओ, और जब तक इसको चलते चलो जब तक कि अप्रॉक्स वैल्यू ये ना आ जाए 3.25। मतलब इसकी जो क्लोजेस्ट वैल्यू है ना वो कहाँ पे लाई करती है, उसका परसेंटेज क्या है वो चेक करो एक बार। Sir, 3.199 आ रहा है. 3.17% 199, 17%. के सामने आ रहा है। हाँ जी उससे सर. अगला देखो 18 या 16 का देखो, Sir, 16 का 3.274. 274। तो यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू वो हो गई ना, फिर क्लोजेस्ट तो वही है हाँ, क्योंकि आपने, है 3.274, ना? 16%. Yes sir. हाँ 16%। तो टेबल A4 में जाके जब आपने वैल्यू चेक की कितने साल में, 5 ईयर के सामने, तो आपका जो परसेंटेज आया वो आया 16%। यानी कि लगभग हमारा जो आंसर आएगा ना वो 16% के हिसाब से आएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, हमें यहाँ परसेंटेज नहीं पता थी ना क्वेश्चन में कौन सी माने, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ले लेनी वैल्यू, यही करा दो क्वेश्चन को क्योंकि वैल्यू तो लिखी दी थी मैंने, है ना। यहाँ पर Yes, आपका 16% आपको डिस्काउंटेड फैक्टर पता चल गया, डिस्काउंटेड फैक्टर 16% पता चल गया। अब आपने A3 में जाना है क्योंकि वो तो क्यूमुलेटिव है, ये तो इंडिविजुअल लूंगा मैं। तो टेबल A3 में जाना है, 16% के सामने जो जो वैल्यू गिवन है वो बता दो आप फटाफट से मुझे। 0.862 0.862 0.743 0.473 0.641 641 0.552 552 0.476 476। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमेशा की तरह पीवी निकाल लेंगे हम। पीवी निकाल लो अब इसका। sir. 12068. 12068। सेकंड का बेटा 11888. 11888। नेक्स्ट 11538 538। नेक्स्ट 11040 नेक्स्ट 11900 11900। yes ओके, टोटल देखो जरा एक बार। 58434 58434। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, यूं समझो आप सेकंड स्टेप। अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में आपको क्या चेक करना है, क्या आप, अच्छा कोई जरूरत नहीं, इसको 3 और 4 कॉमन बना देते हैं, 3 तो इसी में कर देते हैं। ओके चलो 4 ले लेते हैं, ये 3 हो गया। अब इसी का ही डिस्काउंटेड फैक्टर निकाल ही लिया था। थर्ड में हमने पीवी निकाल लिया। क्या आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, वैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो? No sir. नहीं। क्या आपकी, मैंने कहा 60,500 पूरा रिकवर हो जाना चाहिए, ये तो अमाउंट तो कम रिकवर हुई। इसका मतलब Yes. क्या हुआ, इन्फ्लेशन की रेट ज्यादा है। yes sir इन्फ्लेशन, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ गया, तो इन्फ्लेशन की रेट को आपने कम मान लेना है। तो अब आपको सेकंड रेट जो है ना वो एज्यूम करनी है कोई भी एक, ठीक है। तो यहाँ 15 से भी कर सकते हो, 15 से करूंगा तो मे भी हो सकता है कि 60,500 जो है यहाँ पे दिख रहा है ना 58,000, तो लगभग 2,000 रुपए का डिफरेंस मेरे को दिख रहा है। मे बी कि मैं 1% डाउन करूं तो हो सकता है 1,000 या 1,500 का ही डिफरेंस आए, फिर मुझे एक और ढूंढनी पड़ेगी रेट। तो क्यों ना मैं 2 या 3 डिजिट छोड़ के मैं उस क्वेश्चन को करूं। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे सपोज करो 14,000, नई डिस्काउंटेड फैक्टर रेट लिख लो, यहाँ डिस्काउंटेड फैक्टर है ना वो आप 14 मान लो, क्योंकि महंगाई जितनी कम होगी उतना ही आप पॉजिटिव आते जाएंगे। तो 14,000 मान लेते हैं। तो 14,000 के सामने जाओ, A3 में ही वापस देखना आपने, ये 16 तो हमने माना था इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसमें आ गया नेगेटिव, लेकिन आप बिल्कुल क्लोजेस्ट गए हुए हो, बिल्कुल क्लोजेस्ट। मतलब आपका आंसर जो आएगा ना वो 14 से 16 के आप आसपास आएगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो, ठीक है।
तो 14% की एक बार रेट और देख लो। 0.877. एक सेकेंड, 0.877। दूसरा 0.769, नेक्स्ट 0.675, 675, नेक्स्ट 0.592, 0.592, नेक्स्ट 0.519. 19। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका पीवी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ी स्मार्टनेस क्या करनी है इस क्वेश्चन की, यहाँ ये वैल्यू निकालनी, जैसे मैंने इसी के सामने लिख दिया पीवी। आप नीचे मत करना अलग से, क्योंकि है ना थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और बाकी किसी क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी हुआ तो वहां पे आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसी के सामने कर देना। अब आपने वही 14,000 को मल्टीप्लाई करना है इनसे, तो एक नई वैल्यू आएगी अब आपकी। 12278. एक सेकेंड, 12278, 278. नेक्स्ट 12304, नेक्स्ट 12150, एक सेकेंड बेटा, 12150, 150, नेक्स्ट 11840. 11840. हाँ, नेक्स्ट 12975, ओके। अब इस सभी को ऐड करो, क्या इसमें पॉजिटिव आए, हम देखो 74522, 74 तो नहीं लग रहा बेटा, ये इतना तो डिफरेंस नहीं हो सकता। 61547. एक सेकंड बेटा, एक 61547. हाँ 547. 61547। 7. Yes, sir. ओके, तो इस केस में तो हम क्या था, ये हमारा था पीवी, इन्वेस्टमेंट था हमारा 60,500, और हमारा एनपीवी था नेगेटिव, है ना। नेगेटिव कितना था, दोनों का डिफरेंस मैं लिख रहा हूँ, नेगेटिव था हमारा यहाँ पर। दोनों का डिफरेंस बताओ तो जरा एक बार, कितना है इन दोनों का, क्योंकि पीवी और इन्वेस्टमेंट 1566, 2066. 2066, और इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा वही सेम कॉमन रखा है हमने, क्योंकि हमने देखा ना पॉजिटिव और नेगेटिव ही तो चेक करना है। इस केस में पॉजिटिव आ गई, हम पॉजिटिव कितना है ये देखो, 1047. 1047। अब आपको एक बात तो समझ आ गई कि 16% पे जाते हैं तो नेगेटिव जाते हैं, 14 पे जाते हैं तो पॉजिटिव जाते हैं, बट एग्जैक्ट अमाउंट के लिए बीच की एक रेट बची सिर्फ 15%। 15% से और चेक करके देख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो 60,500 नहीं आएगा भाई, भैया तो 10 20 50 100 रुपए कमाएगा या ज्यादा आएगा, है ना। तो इस केस में 15% तो कहीं ना कहीं 14 से 16 के बीच में ही आपका आंसर आएगा। तो फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं फोर्थ स्टेप में आईआरआर। तो आईआरआर के केस में आपने फॉर्मूला लिखना है, लोअर डिस्काउंटेड रेट प्लस में एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, और इनटू डिफरेंस ऑफ रेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 16% ऊपर वाले का कभी आप इसको मिक्स कर दो तो ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये फॉर्मूला अलग है, ये ध्यान रखना, मैं कर दिया इसको। ओके, तो आईआरआर का हम यहाँ पे लिख देते हैं, लोअर डिस्काउंटेड रेट दोनों में से कौन सी है, 14 और 16 में 14 है, तो 14% यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट पे चेक करते हैं, लोअर रेट पे आपका एनपीवी कितना आया था, पॉजिटिव आया था ना, ऊपर लिख दो 1047 अपॉन में एनपीवी एट लोअर रेट में कितना लिखोगे, यही सेम रहेगा 1047 माइनस एनपीवी एट हायर रेट कितना है आपका 2066, तो माइनस करने के बाद ये खुद से माइनस में है ना, और इनटू दोनों रेट का डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, 3 लिया होता तो आपने 3 हो जाता है यहाँ पे, भाई मान लीजिए आप 13 ले लेते गलती, क्योंकि 14 भी तो आप सोच सकते थे, नहीं पॉजिटिव ना आए तो फिर क्या करें सर, 13 ले लें, बिल्कुल ले सकते हो आप, तो 3 आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास क्या करना है, अब आपने 14 तो कॉमन है ही, अब आपने क्या करना है 1047 को मल्टीप्लाई इससे कर दो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस करके डिवाइड करके पॉइंट में जो भी वैल्यू आए वो मुझे बता दो। सर 0.336. 0.336। 336. एक बार कोई और Yes, sir. वेरीफाई करके बता दो प्लीज। सही है सर, 0.33, 0.672.
एक बार और वेरीफाई कर लो। सर 0.672 0.672. मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे करना है। जिन दोनों ही चेक कर लो, जिन्होंने 0.66 बताया है और जिन्होंने 0.33 बताया, दोनों ही एक बार प्लीज रीवेरीफाई कर लो। बस करना क्या है, ये इंटू 2 कर दो और डिवाइड, ये दोनों प्लस करके करना है बेटे आप, क्योंकि ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड करके करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। ये चेक करके आप इसको वेरीफाई करो। Sir, 0.672. 672 हमारा तो 0.336 ही आ मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है 672 ना। हाँ मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये। तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा बेटा, लिखा है ये, मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई तो करना ही है ना आपने इसको। ये मल्टीप्लाई छोड़ दिया था क्या ओके आपने? हाँ सर। अच्छा, ये IRR क्या आ गया? अब इसके बाद आ गया 14.67 अप्रोक्स, मतलब 2। तो क्या ये परसेंटेज हमारी टेबल में गिवन है? नहीं सर. नो सर. नहीं है। इस परसेंटेज के हिसाब से आप निकालोगे तो ना आप पॉजिटिव जाओगे ना आप नेगेटिव जाओगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ब्रेक इवन तो समझ आ गया ना सभी को क्या होता है? यस सर। यस यस सर. ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? Yes sir. यस. ठीक, ये PDF में आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में बजट के हम क्वेश्चन देखेंगे जब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि पुरानी जो, क्योंकि आज हमने क्या देखा, 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों में से कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देख लिया, NPV टेबल के हिसाब से चेक कर लिया। बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना हमारे साथ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी चल रहा हो, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रिप्लेस करना हो, पुरानी मशीन को हटा के नई मशीन लानी हो। तो नई मशीन जब लानी हो तो उस केस में क्या करेंगे हम, है ना? तो पुरानी को हटाएंगे तो उसका हटाने में बेनिफिट है या नहीं है? नई मशीन आएगी तो हमारी अर्निंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? 2-4-5 साल के बाद वो नई मशीन भी पुरानी हो जाएगी। तो जब वो पुरानी ओल्ड मशीन हो जाएगी 5 साल 6 साल के बाद, तो क्या वो हमें टर्मिनल वैल्यू, क्या मतलब लास्ट में वैल्यू क्या दे के जाएगी? तो ये सारी चीजें जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट है ना टिपिकल होता है, बट आपको टेबल आ गई है तो इसका मतलब आप कर लेंगे आराम से फिर उसको, बस उसका फॉर्मेट समझना बाकी। हाँ बेटा। सर इसका PDF किस ग्रुप में सेंड करते हैं? नहीं मिलता मुझे। PDF बेटे देखो, मुझे भी नहीं पता कि वो कितने सारे ग्रुप हैं। जिस भी बच्चे को, जो भी सुन रहे हैं, अगर इंडिविजुअल कोई बच्चा ऐसा जो किसी ग्रुप में नहीं है तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना, ठीक है? मैं मतलब व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको इंडिविजुअल भेज देता हूँ, ठीक है? वैसे मैं भेजता हूँ जो भी बच्चे मुझे मैसेज कर देते हैं। सर नंबर ना क्या कर रहे हो बेटे? सर Soulmate नंबर, वाला फोन नंबर। अच्छा, नंबर। हाँ सर। नंबर तो इसका मतलब बेटा पहली क्लास है क्या आपकी? अटेंड नहीं की आपने एक भी क्लास? नहीं सर, क्लास लिए नोट्स नहीं इसके सेंड, मतलब मेरे पास आया नहीं है, वैसे ही बस ले रखा है। नंबर तो होना चाहिए सर का बेटा आपके पास। चलो नोट करो, 9911 9911 501 501। 286। और एक बार है ना ऑफलाइन क्लास में जाके ना ऐड भी हो जाओ बेटा किसी ग्रुप में। सर सोल बहुत वाले सारे, में तो है ग्रुप उसमें, लेकिन नोट्स नहीं आते, एक ही तो आया था। नहीं ऐसा नहीं होता बेटे, क्यों नहीं आते नोट्स? फॉर्मेट में आते हैं ना। हाँ सभी में बेटा भेजते हैं, ये बहुत सिंसियर बच्चे हैं, ऐसा नहीं मैं मान सकते, तो ऐड ही नहीं हो गया। आप ऐड अगर हो तो मिलेंगे नोट्स आपको पक्का। चलो एनीवे कोई बात नहीं, आप आज तो मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर देना, कोई बात नहीं तो ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, वहां पे सभी में आते हैं ये नोट्स वगैरह। ठीक है क्लास ओवर सर। कर दूं अभी मैं? ओके सर। यस सर. कोई भी डाउट किसी को भी? सर थैंक यू सो मच सर. यस सर. वेलकम। चलिए मैं सर क्लास ओवर कर देता Thank हूँ। you. हाँ बेटा, हाँ बेटा, हेलो हाँ सर, बेटा मुझे ना बोलिए। जैसे आपने क्या नाम है 14% ले लिया, तो हम कैसे अज्यूम करेंगे कि हमें 14 ही लेना है? क्योंकि बाद में अगर हमें 13 ले लगे लो, 13। 13 ले लो बेटा, मैंने बोला तो है 13 ले सकते हो आप, 12 ले सकते हो। हाँ मतलब अपनी तरफ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसके नियर ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। मैंने क्यों लिया मैं बता देता हूँ, मैंने 14 क्यों लिया, मैं यहाँ पे 13 या 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ देखो नेगेटिव जब आया था तो 2000 रुपए का डिफरेंस था, तो 2000 कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी।
अगर ये सपोज करो ये डिफरेंस होता 5,000, 6,000, 7,000 रुपए का डिफरेंस, यानी कि 10% हो जाता लगभग, मान के चलो मेरी इन्वेस्टमेंट का लगभग 10%, तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा और ज्यादा नीचे चला जाता, 12% ले लेता, 10% ले लेता। ठीक है सर। ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट ही ज्यादा डिफरेंस होता, नहीं तो मुझे हो सकता है मे बी 15 से हमारा काम चल जाता, बट मुझे लगा 15 में रिस्क है, तो इसलिए मैंने 14 पे चला गया मैं डायरेक्ट। अच्छा ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलो गुड नाइट बेटे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।